नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पत्र लेखन समीक्षा अधिकारी और पीसीएस दोनों ही मुख्य परीक्षाओं का एक अनिवार्य अंग है और पत्र लेखन थोड़ा सा तकनीकी होने के कारण आप लोगों को पत्र लेखन में बहुत डर भी लगता है। तो आज मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस वीडियो में मैं आपको शासनादेश के बारे में इस तरह से बताऊं, आपको इस तरह से उसका फॉर्मेट, विशेषताएं, क्या सावधानियां रखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसमें जो है शासनादेश के बारे में, जो सबसे कॉमन टाइप का सरकारी पत्र होता है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑर्डर या नॉर्मली जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित भाषा में जीओ बोलते हैं, कहते हैं जीओ जारी हो गया, यानी कि शासनादेश जारी हो गया है। तो ये जो जीओ है इसके बारे में आज हम लोग पूरा जो है अच्छी तरह से समझेंगे, इसके प्रारूप का अध्ययन करेंगे, उदाहरण कैसे लिखा जाता है ये भी जानेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको जो है शासनादेश के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए हमारा प्रैक्टिस बैच और वीडियो कोर्स जो कंबाइंड कोर्स है वो चल रहा है। अगर आप समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक असमंजस में है कि हम किस प्रकार से पढ़ें, हमको एक सही गाइडेंस कहाँ मिलेगा, तो आपको भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल विश्वास के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में हमारे साथ जुड़ जाइए। 45 प्लस सिलेक्शन हम पिछले 2 भर्तियों में दे चुके हैं समीक्षा अधिकारी के, और मुख्य परीक्षा का हमारे यहाँ जिस तरह से अभ्यास कराया जाता है उस तरह से कहीं भी आपको ऑनलाइन माध्यम में नहीं कराया जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो है ऑनलाइन कोर्स ऑफलाइन से बेहतर है। ठीक है, हम सभी सेगमेंट्स, चाहे वो छोटे से छोटा हो, उसका वीडियो लेक्चर भी देते हैं। जैसे अब प्रशासनिक शब्दावली, ज़रूरी नहीं कि इसका वीडियो लेक्चर दिया जाए, लेकिन हम उसका वीडियो लेक्चर देते हैं। हम मुहावरे, लोकोक्तियों का वीडियो लेक्चर भी देते हैं, बाकी सारे सेगमेंट्स का वीडियो लेक्चर देते हैं और पीडीएफ में नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। एक स्पेशल बैच बना हुआ है, टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर रोज़ जो डेली टास्क निर्धारित है उसके अनुसार आपको शाम को आंसर राइटिंग करनी होती है। आप सभी की कॉपियाँ देख सकते हैं एक दूसरे की, कि उन्होंने क्या लिखा, उनकी मार्किंग कैसे हुई, क्या कमियां हैं, और लगातार जो है आप शिक्षकों के संपर्क में रहते हैं। डायरेक्ट जो है आपका सारी समस्याओं को जो है निपटाया जाता है, आपकी कॉपी चेक की जाती है, फीडबैक दिया जाता है। तो इस कोर्स में सब कुछ है, इसलिए आप बिल्कुल भी आप कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं, और इसके लिए जो है आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ये नंबर्स हैं हमारे संस्थान के, इन नंबर्स में किसी पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये ऊपर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, इस नंबर पे आप संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोर्स में क्या क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया है। समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपके पास ये जो हमारी नई बुक है नीले रंग की, ये होनी चाहिए। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें सारा कंटेंट तो है ही है, बहुत ही विस्तार से, और बिल्कुल जो मानक प्रारूप है उसके अकॉर्डिंग ही सारा स्टैंडर्ड बुक्स के आधारित सारा कंटेंट दिया गया है। और इसमें निबंध भी दिया गया है, निबंध लेखन कैसे करना है और निबंध लेखन के उदाहरण, आदर्श जो है निबंध इसमें दिए गए हैं। तो आपको अलग अलग बुक्स नहीं खरीदनी है, एक बुक आप ले लीजिए, आपके लिए पर्याप्त है। अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है, बाकी जो है ऑफलाइन मार्केट्स में भी अवेलेबल है। और प्रीलिम्स में जो हमारी सुपर हिट बुक है, जिसमें इस साल 59 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 60, ये आपके मेंस में भी काम आनी है, क्योंकि मेंस में भी आपका लक्ष्य वही है 55 प्लस, तो 55 प्लस लाना है। तो आपको इस बुक को जो है पढ़ना होगा, नहीं है तो अभी से मंगा लीजिए। जो लोग 26-27 के समीक्षा अधिकारी यानी भविष्य में आने वाली समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी की अभी से तैयारी करना चाहते हैं, वो वर्किंग हैं, चाहे उनके पास कितना भी काम है, कहीं भी व्यस्त हैं, अगर वो 4 से 5 घंटा निकाल सकते हैं, तो हमने एक ऐसा मॉड्यूल बनाया है कि आप साल भर में प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका सामान्य अध्ययन है, सामान्य हिंदी है, रीजनिंग इत्यादि है, जब सब आपका तैयार हो जाता है तो भले ही आपको लगता है कि समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी अभी उसका कोई अता पता नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये मान के चलते हैं कि वो आएगी तो है ही है ना, नहीं भी आती है
आपको जो है लगता है कि वो लेट हो रही है, तो जो आप सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं उससे आपके बाकी एग्जाम्स तो कवर हो रहे हैं, मतलब आप एक पढ़ाई की सतत प्रक्रिया में तो बने हुए हैं। तो इस बैच के साथ जुड़ के ये सबसे अच्छी बात है। 500 लोगों के लिए शुरुआत में इसमें विशेष छूट है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। और आपको ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स दिए गए हमारे संस्थान के, उस पर बात कर लीजिए। इसमें आपको कोई भी बुक नहीं लेनी, यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कहीं से अलग से नहीं पढ़ने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम ही आपको जो है इसमें हल करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, PDF नोट्स मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, ग्रुप में टेस्ट होते हैं। सारा कुछ जो है ऐसा है कि बहुत ही सिस्टमेटिक, और एक हफ्ते में केवल आपको 18 वीडियो देखने हैं, उससे ऊपर 19वां वीडियो नहीं देखना है। 18 वीडियो आपको देखने हैं, उनको तैयार करना है, उनका कंटेंट तैयार करना है। इसी तरह से जो है छोटे छोटे टारगेट के साथ में ये जो है बैच शुरू किया गया है। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। सबसे पहले इस शब्द को तोड़िए, ये है शासनादेश। शासनादेश का मतलब शासन प्लस आदेश, शासन का आदेश। शासन कौन होता है? जो हमारी राज्य सरकार होती है, ठीक है। राज्य सरकार की हम बात कर रहे हैं तो राज्य सरकार के पर राज्य हो गए, केंद्र सरकार में केंद्र सरकार हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ राज्य में जो है राज्य सरकार को शासन मानते हैं। शासन का मतलब ये है कि जो हमारी राज्य सरकार है उसके अधीन जो पूरा मशीनरी है, जिसको हम सचिवालय कहते हैं। सचिवालय में विभिन्न मंत्रियों के, विभिन्न अधिकारियों के सचिव होते हैं और उनके स्तर से जो है इन सब पत्रों को निर्गत किया जाता है। तो इसीलिए इसको शासन का आदेश यानी गवर्नमेंट का ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो इसको सामान्य या जो है शॉर्ट फॉर्म में GO लिखा जाता है, गवर्नमेंट ऑर्डर। अब देखिए, आपसे जब शासनादेश पूछा जाता है तो शासनादेश में सबसे नॉर्मल चीज़ ये है कि जैसे पूछते हैं आपसे क्वेश्चन में कि शासनादेश का आशय क्या है, या सीधा क्वेश्चन शासनादेश किसे कहते हैं। तो इसमें आपसे एग्जामिनर ने क्या अपेक्षा की कि आपको इसकी एक जो है परिभाषा देनी है, सुगठित परिभाषा, ठीक है। तो आप तो शुरुआत में जो है सबसे पहले ये बता सकते हैं, पहली चीज़ कि शासनादेश सरकारी पत्र का एक सबसे प्रचलित प्रारूप है, सामान्य रूप में जो सबसे ज़्यादा सरकारी कामकाज में हमको देखने को मिलता है वो जो है शासनादेश है, ठीक है। तो एक ये सामान्य बात हो गई, ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं हो गई। बस हम यूँ कह रहे हैं कि जितना भी पत्राचार शासन में होता है उसमें जो है 70 से 80% टाइप के जो पत्र होते हैं वो शासनादेश होते हैं। बाकी परिपत्र है और अर्थशासकीय पत्र है, अधिसूचना है, निविदा है, जितने भी और तरह के पत्र हैं वो सभी जो है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक जो पत्र है 70 से 80% जो है वो शासनादेश होता है। तो शासनादेश जो है सरकारी पत्राचार का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। अब देखिए, पहली कन्फ्यूज़न क्या होती है, सरकारी पत्र और शासनादेश दो अलग अलग टर्म हैं, हम लोग उसको बिल्कुल एक समझ लेते हैं, ठीक है। कभी कभी प्रश्न आपके सामने आता है कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं, सरकारी पत्र की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो हमने जो इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था, वहाँ पर सरकारी पत्र के बारे में सारी विशेषताएं लिखी थी। सरकारी पत्र क्या है? सरकारी पत्र एक बड़ा जो है टर्म है जिसके अंतर्गत जितने प्रकार के 18-19 प्रकार के पत्र होते हैं वो आते हैं। उसमें आपका अधिसूचना भी आता है, विज्ञप्ति भी आता है, अर्थशासकीय पत्र भी आता है, परिपत्र भी आता है, निविदा भी आता है, टेलीग्राम भी आता है, मतलब जितने भी तरह के पत्र होते हैं शासनादेश सहित सब आते हैं। तो सरकारी पत्र का एक प्रकार है शासनादेश, ठीक। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सरकारी पत्र और शासनादेश एक दूसरे के समानार्थी नहीं है। हम लोग जानते हैं इनको समानार्थी की तरह, लेकिन ये समानार्थी नहीं है। और हम लोग इनको इतना क्लोजली क्यों मानते हैं कि सरकारी पत्र और शासनादेश एक होता है? क्योंकि सरकारी पत्र की जितनी विशेषताएं होती हैं वो 99% शासनादेश पर लागू होती हैं। इसलिए हमको हमेशा ये समझ में आता है कि सरकारी पत्र कहो चाहे शासनादेश कहो एक ही बात होती है, लेकिन ये दोनों अलग बातें हैं। सारी विशेषताएं सेम होते हुए भी सरकारी पत्र का एक प्रकार होता है शासनादेश। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि सरकारी पत्र के विभिन्न रूप, मैंने आपको पूरी एक सारणी दिखाई थी, तो उसी तरह से ये उसका पहला प्रकार है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा जो है सरकारी पत्राचार में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये जो है क्लियर हो गया।
और अभी आप सरकारी पत्र की शासनादेश की सारी विशेषताएं पढ़ेंगे तो आप जो आपको लगेगा कि जो सरकारी पत्र की हमने विशेषताएं पिछले लेक्चर में पढ़ी थी उस वही जो है सारी विशेषताएं हम दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों टर्म का अंतर याद रखिए, विशेषताएं एक ही हैं, इसलिए अच्छी बात है कि आपसे सरकारी पत्र की विशेषताएं पूछी जाएं या शासनादेश की विशेषताएं पूछी जाएं, आप एक ही चीज़ को वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे परिभाषा की। सरकारी प्रयोजन हेतु, सीधा साफ लिखिए, सरकारी प्रयोजन हेतु लिखे गए समस्त पत्र जो किसी पदाधिकारी, पदाधिकारी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, पदाधिकारी का मतलब यहाँ पर हुआ सरकारी पदाधिकारी। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर एक एक टर्म को बहुत खोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा है सरकारी प्रयोजन, तो सरकारी प्रयोजन से कोई पदाधिकारी पत्र लिखेगा, वो कौन सा पदाधिकारी होगा, सरकारी ही होगा। तो सरकारी प्रयोजन हेतु लिखे गए समस्त पत्र जो किसी सरकारी पदाधिकारी द्वारा दूसरे पदाधिकारी या सामूहिक रूप से कई लोगों को, ठीक है, मान लीजिए मुख्य सचिव हैं, उन्होंने एक जिले के डीएम को एक पत्र लिखा, या वो ये भी लिख सकते हैं समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, यानी एक ही पदाधिकारी या तो एक पदाधिकारी को या सामूहिक रूप से कई पदाधिकारियों को संबोधित कर अगर कोई पत्र लिखता है तो ये शासकीय पत्र या शासनादेश कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए आप दूसरी परिभाषा इसकी करना चाहें तो शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप है। औपचारिक का मतलब क्या है, फॉर्मल, क्योंकि जो सरकारी पत्र हैं, शासनादेश हैं, शासकीय पत्र हैं, ये सभी किस तरह के पत्राचार में आते हैं, ये सभी फॉर्मल या जो है औपचारिक पत्रों के उदाहरण हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो सरकारी पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीति, ठीक है, नीति है, नीति का निर्णय है, आदेश है, निर्देश है या सूचना है इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है, तो ये भी जो है क्या कहलाता है, शासनादेश कहलाता है। ठीक है, अब इसमें जो है आपको समझने वाली क्या बात है कि इसमें आपने प्रयोजन को और स्पष्ट कर दिया। यहाँ पर लिखा गया कि सरकारी प्रयोजन हेतु लिखे गए। अब सरकारी प्रयोजन क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो भी कम है, लेकिन मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि शासकीय नीतियों को बताने के लिए, शासकीय निर्णयों से अवगत कराने के लिए, आदेशों को प्रसारित करने के लिए, निर्देशों को देने के लिए या सूचनाओं से एक दूसरे को अवगत कराने के लिए जो सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। सापेक्षिक मतलब उधर से भी पत्र व्यवहार होगा, इधर से भी पत्र व्यवहार, इधर से पत्र गया, उधर से उसका उत्तर आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, सापेक्षिक पत्र व्यवहार। तो आप इसमें ये परिभाषा या ये परिभाषा याद कर लीजिए या दोनों याद कर लीजिए, जैसा आप चाहें आपके लिए उचित है। तो दोनों ही परिभाषा अपने आप में परफेक्ट है। आप एग्जाम में जब आपसे आशय पूछा जाता है या किसे कहते हैं इस तरह से पूछा जाता है तो सबसे पहले तो आपको जो है ये परिभाषा दी है। कभी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जाएगा कि शासनादेश की परिभाषा क्या होती है, आपको जो है खुद इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, अब हम आते हैं शासनादेश की विशेषताओं पे। दूसरी चीज़ जो है आपसे उम्मीद होती है, अगर उन्होंने आशय भी पूछा है केवल, तो इसका मतलब आपको पहले परिभाषा लिखनी है, उसके बाद कम से कम 5 विशेषताएं लिखनी है। आपके पास जितना समय है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि 5 विशेषताएं पर्याप्त होती हैं। 5 विशेषताएं उस पत्र को जो बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करे, ऐसी विशेषताएं 5 लिख दीजिए तो आपका जो है काम हो जाएगा। तो शासनादेश की विशेषताओं की बात करें, जैसे पहली विशेषता हम क्या लिख सकते हैं कि ये पूर्णतः औपचारिक होते हैं, इसमें व्यक्तिगत बातों का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। वहीं पर इसका अपवाद क्या होता है, मतलब इसका अपोजिट, जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे का संबोधन होता है, व्यक्तिगत जो है तरह से बातचीत भी होती है, उसमें कुशल क्षेम भी पूछा जाता है। लेकिन ये पत्र पूरी तरह से फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं। इसमें आपको किसी का जो है हालचाल नहीं पूछना है, किसी से कोई कुशल क्षेम नहीं पूछना है, सीधे अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में स्पष्ट रूप से कह देना है। ठीक है, तो ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता, इन्हें एक निर्धारित प्रारूप पर ही लिखा जाता है। जैसे ये एक निर्धारित प्रारूप है, ये शासनादेश का एक जो है टिपिकल उदाहरण है आपके सामने। तो ये क्या हो गया ये कि इन्हें एक निर्धारित प्रारूप पर ही लिखा जाता है, सरकारी पत्र के अनुसार ही उसकी प्रारूप निश्चित ढांचे में ढला होता है। और ये क्या होता है, ये नियम, उपनियम तथा तथ्य परक सामग्री को समाहित करता है।
एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़ तो निर्धारित प्रारूप पर लिखा जाता है, ये सबसे बड़ी विशेषता हो गई। ठीक है, सरकारी पत्र के प्रकार के अनुसार, सरकारी पत्र का प्रकार का मतलब अब वो अर्थशासकीय है या जो है परिपत्र है या अधिसूचना है या विज्ञप्ति है, तो उसके अनुसार ही प्रारूप निश्चित ढांचे में ढला होता है। तो आप अगर इतना पूरा ना लिखें, आप ये लिख सकते हैं कि शासनादेश को एक निश्चित निर्धारित प्रारूप पर ही लिखा जाता है, तो इतना पर्याप्त है। अब इसमें नियमों का उल्लेख किया जाता है, ठीक है, उपनियमों का उल्लेख किया जाता है, ठीक है, और तथ्यपरक सामग्री। तथ्यपरक सामग्री का मतलब जो है जो आप जो पत्राचार कर रहे हैं उससे संबंधित फैक्ट की बात की जाती है, यानी इधर उधर की बात नहीं की जाती, इसीलिए इनको औपचारिक पत्र कहते हैं। तो दूसरी विशेषता ये हो गई। तीसरी जो है सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सरकारी पत्र जो होते हैं वो केवल राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा में ही लिखे जाते हैं। अब जिस स्टेट की जो राजभाषा है उसके अनुसार जो है वहाँ पर वो पत्र लिखे जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू यहाँ जो है प्रथम और द्वितीय राजभाषा के रूप में जानते हैं। तो सरकारी पत्र को आप राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा में लिख सकते हैं, और इंग्लिश तो पूरे देश में लागू है, इंग्लिश में भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आदेश या जो सूचना होती है या जो भी इसका कंटेंट होता है, जो भी इसका तथ्य होता है, उनको प्रस्तरवार जो है लिखा जाता है। प्रस्तरवार का मतलब पैराग्राफ, जिसको आप पैराग्राफ कहते हैं इंग्लिश में, हमेशा पैराग्राफ में विभाजित करके लिखा जाता है और पैराग्राफ में उनका अंकन किया जाता है 1 2 3 इस तरह से पैरा का। अब यही इसे समझते चलिएगा। अब यहाँ पर प्रारूप का काम आ गया, मतलब ऐसा नहीं कि जो है बिना पैरा के एक बड़े से पैरा में सब कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं, छोटे छोटे पैरा में बांट कर लिखा जाता है। अब ये किस तरह से है देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो है महोदय के बाद शुरुआत होती है, थोड़ा सा बड़ा करके देख लें तो आपको जो है ज़्यादा आसानी होगी। ये देखिए, महोदय से पत्र शुरू हुआ, कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है, कि ये टिपिकल भाषा है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर वन नहीं पड़ा है, यानी कि जो पहला पैरा होता है उसको कंसीडर किया जाता है कि ये वन है, वहाँ वन संख्या नहीं डाली जाती। जब आप प्रारूप बनाएंगे तो आप कभी भी पैरा 1 में 1 नहीं डालेंगे, उसके बाद जो दूसरा पैरा होगा वहाँ पर 2 डालेंगे। देखिए यहाँ पर 2 पड़ा हुआ है ना, तो ये जो है पैरा 2 जो है आप इस तरह से यहाँ डालेंगे। अब ये 2 पे ही ख़त्म हो गया, नहीं तो यहाँ पर पैरा 3 भी आ जाता। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो होता है शासनादेश, वो प्रस्तरवार इसमें सूचनाएं अंकित होती हैं। सूचना है या जो भी जिस तरह की भी सामग्री है, और उसमें क्रमांक अंकित करते हुए इनको लिखा जाता है। इसके बाद ये सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अन्य पुरुष शैली का मतलब, जैसे आपने सर्वनाम पढ़ा होगा ना, प्रथम पुरुष शैली, मध्यम पुरुष शैली और जो है अन्य पुरुष शैली। अन्य पुरुष शैली का मतलब जहाँ पर 2 लोग जो है आपस में एक दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, किसी थर्ड की बात कर रहे हैं, तीसरे की बात कर रहे हैं, उसको हम अन्य पुरुष शैली कहते हैं। जैसे सर्वनाम में आपने पढ़ा होगा वह, वे, ठीक है, तो ये क्या है, ये अन्य पुरुष शैली है। यानी जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, वक्ता श्रोता या लेखक पाठक आपस में एक दूसरे की बात ना करके किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, तो ये हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो ये जो है जितने भी प्रकार के सरकारी पत्र हैं सभी में इसका अनुपालन होता है, एक्सेप्ट किसमें, अर्ध सरकारी पत्र में, ठीक है, अर्ध शासकीय पत्र में इसका पालन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है हम देख लेते हैं। सरकारी पत्र में संक्षिप्तता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। कम से कम शब्दों में आवश्यक निर्देश, निर्णय, आदेश, नीति निर्णय, समस्या निदान का तर्कसंगत एवं विधि सम्मत कथनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो संक्षिप्तता के बारे में पहले भी हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में, कि सरकारी पत्र जो है या जो भी जितने भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं, उनमें संक्षिप्तता का बहुत ध्यान रखा जाता है। पूरा प्रयास यही होता है कि एक पन्ने पे हमारा पत्र आ जाए, ठीक है। अगर एक पन्ने पे आना जो है संभव नहीं, तभी हम दूसरे पन्ने पर जाते हैं।
यानी कि हम इतना कंसाइज लिखें, इतना संक्षिप्त लिखें, और उसी संक्षिप्तता में ध्यान क्या रखना है कि हमको कम से कम शब्दों में अपने निर्देश प्रसारित करने हैं। कोई निर्णय है उसके बारे में बताना है, कोई आदेश दिया जा रहा है उसके बारे में बताना है, या कोई नीतिगत निर्णय सरकार का हुआ, मान लीजिए कैबिनेट का कोई डिसीजन हुआ उसके बारे में बता रहे हैं, या किसी समस्या के निदान के बारे में बता रहे हैं। और साथ में विधि सम्मत कथनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कथन जो होने चाहिए वो विधि सम्मत होने चाहिए, वो लीगली सपोर्टेड होने चाहिए। कोई भी जो है हम बिना जो है बेसिर पैर की बात इसमें हम नहीं लिख सकते हैं, सीधी सी बात जो है ये है। तो ये छठा हो गया। सातवां जो है, इसका उद्गम सदैव किसी सरकारी पद से होता है। बिल्कुल सरकारी पत्र है, शासकीय पत्र है तो शासकीय पद से होगा, और किसी न किसी अन्य सरकारी व्यक्ति को ये भेजा जाता है, चाहे वो पद को प्रेषित किया जाए किसी जो है सरकारी व्यक्ति के नाम से भेजा जाए। ठीक है, तो सरकारी पद से ही इसकी शुरुआत होती है, सरकारी पद को ही इसको, सरकारी पदाधिकारी को ही इसको भेजा जाता है। तो ये हो गया। इसका संचालन द्वियामी होता है। ठीक है, यानी कनिष्ठ अधिकारी जो जूनियर अधिकारी है वो सीनियर को भी लिख सकता है, जैसे कि किसी जिले का जिलाधिकारी मुख्य सचिव को यानी चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिख सकता है, और चीफ सेक्रेटरी जो है सबसे नीचे सीडीओ या जो है डीएम को भी जिले में पत्र लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से है, मतलब ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जो सीनियर ही जूनियर को लिख के जो है आदेश देगा, निर्देश देगा। जूनियर भले सीनियर को आदेश नहीं देगा लेकिन अपनी समस्या जो है लिखेगा, अपनी बात को लिखेगा। ठीक है, अब जब सरकारी पत्र है तो इसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, हमेशा किसी न किसी सरकारी कार्य व्यवहार से जुड़ी होनी चाहिए, चाहे उसमें कोई सूचना हो, चाहे कोई उसमें आदेश हो, चाहे निर्देश हो, चाहे कोई नीतिगत निर्देश उसमें दिया गया हो। तो शासकीय दृष्टि से उस पत्र का, उस कंटेंट का होना महत्वपूर्ण है, तभी वो सरकारी पत्र जो है माना जाएगा। तो ये जो है कितनी विशेषताएं होंगी, 9 विशेषताएं हो गई। अब इन 9 विशेषताओं में आप 5-6 याद कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी और विशेषताएं, प्रारूपगत विशेषताएं भी होती हैं। प्रारूपगत विशेषताएं हम लिखने की आवश्यकता नहीं होती। प्रारूपगत विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे कि हमने कहा कि इसमें जो है जो पत्र संख्या है वो सबसे ऊपर दाहिनी ओर किनारे होता है, इसमें प्रेषक यहाँ पर होता है, इसमें बहुधी यहाँ पर होता है। ये प्रारूपगत विशेषताएं हैं कि हम उसका जो प्रारूप बना रहे हैं उसकी क्या विशेषताएं। लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आशय लिखिए या किसे कहते हैं या इसकी विशेषताएं लिखिए, इस तरह से करके क्वेश्चन आएगा, तो आप ये समझ जाइएगा कि हमको उस पत्र में, इस पत्र में हमको केवल वो विशेषताएं देनी है जो इस पत्र को अन्य सभी पत्रों से बिल्कुल अलग बनाती है, जिसको हम कहते हैं पेक्यूलियर फीचर, इंग्लिश में कहते हैं कि जो है विशिष्ट रूप से इसी पत्र की वो विशेषता हो। ठीक है, तो ये सरकारी पत्र की जो है विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रारूप की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो अगर इसके प्रारूप की संरचना को हम देखें तो ये हम 5 बड़े भागों में हम इसको बांटते हैं। सबसे पहला तो जो है इसमें पत्रांक आ जाता है। पत्रांक में केवल पत्रांक नहीं होता है, पत्र संख्या होती है, अनुभाग, वर्ष, तिथि, स्थान, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये आपको कहाँ दिखेंगी, चलिए आपको हम दिखा भी देते हैं। ये है पत्रांक, पत्र संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये अनुभाग लिखा हुआ, जैसे यहाँ लिखा हुआ नगर विकास अनुभाग 7। उसके बाद दिनांक, स्थान, तिथि पूरी आ जाएगी, लखनऊ दिनांक 7 अगस्त 2025 ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक वास्तविक शासनादेश अभी हाल ही में जारी हुआ था तो इसको जो है हम यहाँ पर एज इट इज दिखा रहे हैं। उसके साथ में जो है अगला हमारा क्या आ जाएगा, अगला भाग इसका जो है संबोधन प्लस विषय होता है। संबोधन मतलब किसको ये संबोधित करके प्रेषित किया गया, यानी भेजने वाले का और प्राप्त करने वाले दोनों का जो है इसमें उल्लेख होता है। तो भेजने वाला जो है कहाँ पर है, भेजने वाला हमेशा क्या कहलाता है, प्रेषक कहलाता है। ये प्रेषक हो गए, जिसको भेजा गया वो हो गया सेवा में। ठीक है, और उसके बाद विषय यहाँ लिखा है। ठीक है, ये दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग हो गया मुख्य भाग, जिसको जैसे हम निबंध में कहते हैं ना, प्रस्तावना और निष्कर्ष के बीच का जितना होता है उसको मुख्य भाग कहते हैं। सेम वही उसी तरह से ये विषय के नीचे और साइन के ऊपर
जितना कुछ है ये सभी क्या है, ये मुख्य भाग है। अब इसमें क्या हो सकता है, प्रसंग हो सकती है, भूमिका हो सकती है, तथ्य कारण हो सकते हैं, तर्क दिए गए हों, निष्कर्ष हो, परिसमाप्ति हो, ये सारी बातें इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है मुख्य भाग। और ये मुख्य भाग को हम जो है पैरा में बांट कर लिखते हैं। ये शासनादेश या सरकारी पत्र की विशेषता होती है। ठीक है, और शासनादेश का जो है जो औपचारिक संबोधन होता है वो महोदय करके शुरुआत होता है। अगर आप विशिष्ट रूप से जानते हैं कि हम जिनको पत्र भेज रहे हैं वो महोदया हैं, फीमेल ऑफिसर हैं, तो आप महोदया लिख सकते हैं। लेकिन आपने जो है बहुत कम ऐसा लिखा देखा होगा, क्योंकि जो सेवा में होता है उसमें हमेशा पदनाम लिखा जाता है, नाम नहीं लिखा जाता। अभी हम इसको आगे एक एक चीज़ को जो है अच्छे से देखेंगे। इसके बाद जो है अंतिम चीज़ होती है पृष्ठांकन। अब यहाँ पर साइन तक तो जो है मुख्य भाग में आ गया। पृष्ठांकन का मतलब ये होता है कि ये जो ऊपर का पूरा पत्र है, हम चाहते हैं कि हमने संबोधित तो किया है, मान लीजिए निदेशक नगरीय परिवहन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को, ये जो है प्रेषित हो गए, इनको हमने पत्र भेजा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके बारे में, इस पत्र के बारे में हम किसी तीसरे व्यक्ति को भी सूचित कर दें जिसका इससे सरोकार है, जो इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे या जिनके संज्ञान में होना ये पत्र आवश्यक है। तो वो कहाँ लिखा जाता है, प्रतिलिपि करके उनको लिखा जाता है। जैसे निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को सूचनात् एवं आवश्यक कार्रवाई है तो प्रेषित। तो यहाँ पर भी पत्र संख्या पड़ती है, दिनांक पड़ता है। अक्सर क्या होता है कि पत्र संख्या और दिनांक जो ऊपर की होती है वही नीचे की होती है, तो इसलिए यहाँ पर सीधा सीधा लिख जाता है संख्या एवं दिनांक तदैव, यानी जैसा पत्र संख्या और दिनांक ऊपर की ही तरह सेम है, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, उसके नीचे कापी है। तो ये जो पोर्शन होता है इसको हम पृष्ठांकन कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम इंडोर्समेंट के नाम से जानते हैं। पत्र कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें प्रतिलिपि नहीं की जाए, इसको हटा दिया जाए, बिना प्रतिलिपि के भेजा जाए, तब जो है कहा जाएगा कि इस पत्र में कोई भी पृष्ठांकन नहीं किया गया है। कभी कभी यहाँ संख्या के आगे स्पष्ट रूप से पृष्ठांकन संख्या लिख दिया जाता है। ठीक है, या केवल संख्या। तो ये जो है पत्र के 5 मुख्य भाग हो गए शासनादेश के प्रारूप के बनने के लिए। ठीक है, अब शासनादेश के प्रारूप की क्या विशेषताएं हैं, एक एक विशेषता को हम समझते चलेंगे और अपने ड्राफ्ट में जो अपना उदाहरण है उसमें हम इसको देखते चलेंगे। तो सबसे पहले जो है सबसे पहली चीज़ आपको क्या दिखा रही शासनादेश में, सर्वप्रथम ऊपर दाहिनी ओर पत्र संख्या अंकित किया जाता है। ठीक है, अब आप जो है थोड़ा सा इसको बड़ा करके देख लेते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर जो है हमने एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है पत्र संख्या। देखिए, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है जो है कि लिखित प्रारूप बनाइए या प्रारूप बनाइए, तो आपको डॉट डॉट वाला बनाना है, तो उसमें आप संख्या लिख के आगे डॉट 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 लिख देंगे, तो आपको कुछ जो है भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे उदाहरण पूछ लिया गया जिसमें आपको पूरा पत्र लिखना है, तो यहाँ पर जैसे कुछ भी लिख सकते हैं आप। 98 लिखा है, आप 99 लिख दीजिए, 2022 लिख दीजिए, /25 लिख दिए, /27 लिख दिए, कुछ भी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप काल्पनिक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसलिए पत्र संख्या का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस तरह का कोई पत्र ही नहीं है जो आप बना रहे हैं। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश शासन में कहीं ढूंढने को ये पत्र नहीं मिलेगा जो आप पत्र संख्या लिख रहे हैं, यानी पूरा पत्र आपको काल्पनिक ही लिखना है, तो संख्या भी आप काल्पनिक लिखेंगे। तो पहली बात हो गई कि पत्र में सर्वप्रथम सबसे ऊपर दाहिनी ओर पत्र संख्या अंकित की जाती है। उसके बाद जो है बाईं ओर जो है क्या होता है, बाईं ओर प्रेषक आता है। ठीक, अब इसको एक चीज को समझते चलिएगा, प्रेषक लिखने के बाद कॉमा लगेगा। ठीक, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत बड़ी समस्या ये होती है आगे एग्जाम में। ठीक है, प्रेषक लिखने के बाद क्या लगा है, कॉमा लिखा है। ठीक है, उसके बाद कभी भी जब आप एग्जाम में लेटर लिख रहे हैं, कोई भी पत्र लिख रहे हैं, किसी भी तरह का पत्र लिख रहे हैं, तो किसी का नाम नहीं लिखना है। आप का खागा, या राला, आबासा, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, कोई भी 2-3 कॉम्बिनेशन जो है अल्फ़ाबेट्स के ले लीजिए हिंदी के, उसको वहाँ लिख लीजिए।
नाम लिखने के बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। कॉमा फुल स्टॉप को नहीं भूलना है, वो पत्र का ही हिस्सा है। उसके बाद इनका पदनाम, ठीक है, जैसे हमने कहा अपर मुख्य सचिव, तो यहाँ पर कॉमा लग गया, ठीक है। क्या लिखा है? अपर मुख्य सचिव कॉमा। उसके बाद उनका शासकीय पता लिखा जाएगा, जिसको हम कहेंगे उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ने को हम लखनऊ भी जोड़ सकते हैं, या उत्तर प्रदेश शासन लिख देंगे तब भी उसका मतलब है लखनऊ, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन यानी सचिवालय कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है, तो जरूरी नहीं कि आप लखनऊ जो है लिखें। उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, ठीक है। इसके बाद प्रेषक की ठीक सीध में सेवा में आएगा, और सेवा में के बाद कामा लगेगा, ठीक है। उसके बाद जिसको भेजा जाना है, अब जिसको भेजा जाना है यानी प्रेषित का नाम शासनादेश में कभी नहीं लिखा जाता है, हमेशा पदनाम से ही शुरुआत होती है, ठीक है। जैसे यहाँ क्रम क्या है? यहाँ अधिकारी का नाम, उसका पदनाम, नीचे शासकीय पता, 3 चीज़ें हो गई। लेकिन जब सेवा में लिखेंगे तो अधिकारी का पदनाम, अधिकारी का शासकीय पता। तो यहाँ लिखा है महासमादेष्टा कॉमा होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश कॉमा लखनऊ, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरह के फॉर्मेट में आपको लिखना है। इसके बाद नीचे आता है, अब ये शासन से पत्र जारी होगा तो हमेशा शासन में, सचिवालय में हर विभाग के अनुभाग होते हैं, चाहे 2 हों, 4 हों, 8 हों, 10 हों, जितना बड़ा विभाग होता है उतने बड़े अनुभाग होते हैं। मान लीजिए होमगार्ड्स विभाग छोटा होगा तो इसमें 4 विभाग अनुभाग होंगे, या 3 ही होंगे, या 2 ही होंगे। तो हम यहाँ पर, अब जैसे आपको परीक्षा में लिखना है तो आप यहाँ 2 लिखिए, 3 लिखिए, 1 लिखिए, 5 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप काल्पनिक ही लिख रहे हैं तो आपको काल्पनिक लिखने में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप होमगार्ड्स अनुभाग 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, ठीक है। नगरीय नियोजन विभाग 1 लिखिए, 2 लिखिए, कुछ भी लिखिए, बस आपको यहाँ पर जो है क्या लिखना है? ये अनुभाग का नाम लिखना है। अनुभाग के जस्ट अपोजिट जो है आपका सबसे पहले स्थान आएगा। स्थान कौन सा है? ये जहाँ पर ये पत्र लिखा जा रहा है, जहाँ पर ये ऑफिस स्थित है। तो ये जो है ऑफिस कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश शासन यानी लखनऊ में स्थित है, तो यहाँ लिखा गया लखनऊ। कोई ऐसा ऑफिस हो जो प्रयागराज में हो, जैसे लोक सेवा आयोग, तो यहाँ पर प्रयागराज लिखा जाएगा। अब इसके बाद कॉमा लगेगा, दिनांक। दिनांक के बाद जो है आप पत्रों में देखते होंगे ये 2 वाला जो है बिंदी लगती है, आप ये लगाएं चाहे ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 2 बिंदी लगा दें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं कि आपको ये कंपलसरी ऐसा करना है, लेकिन स्थान के बाद कॉमा लगना है। और दिनांक हमेशा पूरे फॉर्मेट में ही लिखा जाएगा। जैसे ये लिखा है 21 जुलाई 2023, तो आप जो है 21/7/2023 नहीं लिख सकते हैं, वो फॉर्मेट बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई? इस साइड जो है आ गया ये स्थान, दिनांक। इसके बाद अब विषय शुरू होगा। अब यहाँ पर अलाइनमेंट भी देखते रहिए, ठीक है। प्रेषक, सेवा में, अनुभाग, विषय और महोदय, ये एक सीध में होने चाहिए, एक अलाइनमेंट में होने चाहिए, ठीक है। अब विषय, जो भी विषय हो उसको जो है लिखा जाता है, विषय के आखिरी में हमेशा आता है के संबंध में, क्योंकि किसी न किसी विषय संबंधित होगा, तो अंत जो है इसका हमेशा यही होता है के संबंध में, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर महोदय से शुरुआत होती है, प्रायः जो है महोदय से ही शुरुआत होती है किसी भी सरकारी पत्र की। स्पेसिफिकली सरकारी पत्र का मतलब शासनादेश से है यहाँ पर। अब पहली लाइन जो लिखी जाती है वो इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। 2 तरीके हैं। उपर्युक्त विषयक, अब यहाँ पर विषय है, उपर्युक्त विषयक का मतलब जो ऊपर युक्त है, यानी जो ऊपर लिखा हुआ है, उपर्युक्त है, जैसा ऊपर की कहा गया है उस विषय के संबंध। विषयक का मतलब विषय के संबंध में, विषयक का मतलब विषय के संबंध में। तो उपर्युक्त विषयक, जैसा कि ऊपर कहा गया इस विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या 100 एंड 100 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, ठीक है। प्रेषक ने प्रेषित कहा कि अपने पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। अब जो है, जो पैराग्राफ की बात आई थी, तो ये पहला पैराग्राफ हो गया उपर्युक्त से जो शुरू हो रहा है, लेकिन पहला पैराग्राफ जो है वहाँ पर 1 कभी नहीं डाला जाता है, उसके बाद 2 से जो है पैराग्राफ चेंज होता है। अब हमने 2 डाल दिया यहाँ पर। और फिर अलाइनमेंट समझिए, उपर्युक्त जहाँ से शुरू हुआ है उसकी सीध में ही दूसरा शुरू होगा, 2 के बाद जो है यहाँ पर गैप रहेगा पैराग्राफ के बाद, ठीक है।
2 के बाद गैप रहेगा। आप जो है अगर टाइपिंग करना जानते हैं तो आप जानते होंगे इसी तरह से वहाँ पर टाइपिंग में भी फॉर्मेटिंग की जाती है। तो आपसे उम्मीद ही यही है एग्जामिनर को कि आप इस तरह से लिखें कि वो टाइपिंग जैसा ही दिखेगा। ठीक है, अब 2 लिख के आप अपनी बात जो है कह दी पूरी। ठीक है, यहाँ पर आपकी बात खत्म हो गई। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है हस्ताक्षर का। अब जो अधिकारी इसको भेज रहा है, कौन भेज रहे हैं, काखागा भेज रहे हैं, ऊपर हमने लिखा है, तो वही काखागा यहाँ पर आएगा भेजने। अब ये नहीं कि यहाँ पर आपने काखागा लिखा प्रेषक में और यहाँ पर आप आबासा लिख दें, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रेषक और भौदी जो साइन कर रहे हैं वो दोनों लोग एक ही हैं। भौदी के बाद कामा लगेगा, उसके बाद हस्ताक्षर यहाँ हमने लिखा हुआ है। ठीक है, जो एक्चुअल लेटर होता है आपने पीछे देखा, वहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। तो हस्ताक्षर आप यहाँ लिख देंगे, इसका मतलब आप डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ पर हस्ताक्षर किया जाना है। ठीक है, लेकिन काल्पनिक पत्र है तो यहाँ पर कोई हस्ताक्षर करने वाला है नहीं। कभी कभी कुछ लोग, मैंने कापियाँ देखी, वो हस्ताक्षर भी बना देते हैं, तो ये काम नहीं करना है। आपको यहाँ पर केवल सांकेतिक रूप से बताना है कि यहाँ पर हस्ताक्षर हैं। उसके बाद काखागा लिख के जो लिखा था आपने, हमेशा नाम ब्रैकेट में होगा। कोई भी किसी भी तरह का सरकारी पत्र लिखेंगे आप, अब से लेके जो 8-10 तरह के पत्र आप पढ़ेंगे, उसमें हमेशा भावदीय के बाद और आज्ञा से के बाद कॉमा होगा। हस्ताक्षर के नीचे नाम लिखा जाएगा, नाम के नीचे हमेशा ब्रैकेट में नाम होगा और उसके नीचे पदनाम लिखा जाएगा और पदनाम के बाद फुल स्टॉप होगा। इसको गांठ बांध के लिख लीजिए, ये हर पत्र में करना है। ठीक है, बस कुछ पत्र ऐसे होंगे जिसमें भौदीय नहीं लिखा जाएगा, वो अभी हम आगे जो है एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो हमारा मुख्य पत्र पूरा हो गया। अब हमको पृष्ठांकन करना है, जिसके बारे में हमने बात की थी। तो पृष्ठांकन में संख्या डाल दीजिए। ठीक है, मोस्टली ये संख्या और ऊपर वाली संख्या एक जैसी रहती है। अगर अंतर है, अंतर करना है तो अंतर कर दीजिए, नहीं तो सेम डाल सकते हैं। और तद दिनांक का मतलब कि जो दिनांक ऊपर पड़ा है 21 जुलाई 2023 वही यहाँ पर है। ठीक है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तद दिनांक का मतलब वही दिनांक जो ऊपर अंकित है। अब इसके बाद यहाँ पर प्रतिलिपि लिखा जाता है। इसकी भी एक टिपिकल भाषा होती है, प्रतिलिपि डैश निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग का नाम हमने नीचे लिखा है उनको सूचना के लिए भेज रहे हैं और उनके स्तर से कोई कार्रवाई अपेक्षित है इस पत्र पर, तो उस लिए भेज रहे हैं। यानी सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई दोनों ही बात यहाँ पर लिखी है। हो सकता है किसी को इसकी सूचना से ही मतलब हो, उस पर कोई कार्रवाई ना करे, उसका संज्ञान लेके पढ़ के उसको रख ले। प्रेषित के बाद फुल स्टॉप नहीं लगता है, इस तरह से जो है डैश लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी पदनाम लिखे होते हैं ये हमेशा हायरार्की में होते हैं। जो 1 पे होगा वो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा, 2 पे होगा उससे जूनियर होगा, 3 पे उससे जूनियर होगा, 4 पे उससे जूनियर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है उप महासमादेष्टा, उसके नीचे समस्त उप महासमादेष्टा होमगार्ड, समस्त मंडली कमांडेंट, मंडली के बाद जिला कमांडेंट आ गया। तो ये जो है क्या है, हायरार्की में है, यानी नीचे से ऊपर जो है बढ़ते क्रम में नाम होते हैं। ठीक है, ये प्रोटोकॉल होता है सरकारी पत्र का, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। आप सबसे सीनियर को चौथे नंबर पे नहीं लिख सकते, सबसे सीनियर जो इसमें से होगा वो पहले नंबर पे ही लिखा जाएगा। इसके बाद जो है नीचे आता है आज्ञा से। आज्ञा से जब आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो ऊपर साइन कर रहा है भौदीय में, उसके अलावा कोई व्यक्ति नीचे साइन कर रहा है, जो उस, जैसे मान लीजिए ऊपर सचिव ने साइन किया तो नीचे डिप्टी सेक्रेटरी उप सचिव ने साइन किया। ठीक है, तो नीचे वाला प्रायः कोई जूनियर अधिकारी जो है साइन करता है, इसलिए वहाँ पर लैंग्वेज हो जाती है आज्ञा से। आज्ञा से फिर हस्ताक्षर, ब्रैकेट में आबासा, उप सचिव। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सेम अधिकारी ऊपर और नीचे दोनों जगह साइन नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। आप बहुत से ऐसे पत्र देखेंगे जिसमें सेम अधिकारी ऊपर साइन करेगा। सेम अधिकारी साइन करेगा तो आप आज्ञा से में भी उसी का लिखेंगे। जैसे यहाँ पर काखागा ऊपर लिखा था तो आप काखागा अपर मुख्य सचिव लिख के काखागा अपर मुख्य सचिव यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन जो टिपिकल शासनादेश होते हैं उनमें नीचे का साइन जो है, जो इंडोर्समेंट पे साइन होता है, वो किसी न किसी कनिष्ठ अधिकारी के द्वारा, खासकर डिप्टी सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी, इस तरह से किया जाता है। तो उस वजह से यहाँ पर
उप सचिव लिख के यहाँ पर नाम भी बदल गया। ऊपर हमने काखागा लिखा था, नीचे आबासा लिख दिया, क्योंकि वो व्यक्ति अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये तो पूरी इसकी कहानी हो गई। ठीक है, अब हम जो है क्या यहाँ पर लिखी हुई है थ्योरेटिकल बातें प्रारूप के बारे में, उसको जान लेते हैं। तो पत्र में सबसे ऊपर जो है हमने पढ़ा कि पत्र संख्या अंकित की जाती है, ये पत्र संख्या चलिए अंकित हो गई। उसके बाद बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है। ये प्रेषक का नाम पदनाम हो गया, कामा फुल स्टॉप कहाँ लगना है वो समझ लीजिएगा। और इधर से ये मार्जिन से अलाइंड होते हैं, ये बिल्कुल एक सीध में होंगे, कहीं आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। और ये देख लीजिए, ये अलाइनमेंट, ये जो है एक सीध में होंगे, ये कहीं आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उपर्युक्त पैरा नंबर 2 ये बिल्कुल सीध में होंगे, नाम सीध में होगा। ठीक है, ये इस तरह से सीध होगी। इधर जो है भौदी और आज्ञा से एक सीध में होंगे। बिल्कुल अगर आप बीच में लाइन ड्रॉ कर दीजिए तो आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, उसके बाद जो है भाव दिया गया और ये जो है यहाँ से सारी सीध में होगा। ठीक है, ये अलाइनमेंट आपको ध्यान रखना है, मार्जिन से दोनों तरफ मिलाकर ही लिखना है। अभी आगे हम प्रारूप पर और डिस्कशन करेंगे, अभी पहले विशेषताओं की बात कर लेते हैं। पत्र लेखन का आरंभ जो है प्रायः होता है मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। ठीक है, निर्देश वही शब्द है जो निर्देश होता है। ठीक है, उसी का जो है बहुत ही परिष्कृत शुद्ध रूप है निर्देश, यानी आई एम डायरेक्टेड टू से। किसने डायरेक्ट किया है? मुझे किसी न किसी व्यक्ति ने डायरेक्ट किया है जो मुझसे सीनियर है। कौन डायरेक्ट करेगा? जो उस विभाग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही उस पत्र पर साइन करे। तो इसलिए लिखा रहता है मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, इससे ही प्रायः शुरुआत करते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे ऊपर विषय लिखा है तो विषय के बारे में लिखते हैं कृपया पत्रांक संख्या सो एंड सो, यानी पत्रांक जो है दिया है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ठीक है, तो इस तरह से हुआ मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। इसका उल्लेख इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि प्रायः जो शासन के पत्र होते हैं वो सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव या अनुसचिव आदि के हस्ताक्षर से भेजे जाने वाले पत्र उत्तराधिकारी को उसमें भेजकर राज्यपाल के नियंत्रणाधीन जो है होते हैं। मतलब आप देखिएगा तो स्टेट का हेड कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, और कार्यकारी जो हेड होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो हमेशा ये इस बात को शो करता है ये लाइन, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मेरी व्यक्तिगत कोई अथॉरिटी नहीं है, मुझे शक्ति मिली है राज्यपाल से या मुख्यमंत्री महोदय से, जिसके आधार पर मैं यह पत्र लिख रहा हूं और इस पत्र में मुझे ये कहने के लिए निर्देश हुआ है। फिर अपनी बात लिखेंगे कि इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो ये जो है मतलब ये दिखाता है कि हम जो हमारी जो है पावर है, जो हमारी क्षमता है वो हम में निहित नहीं है, वो हमारी जो है सरकार में निहित है। उसके अनुसार मंत्रिमंडल के अनुसार, मुख्यमंत्री के अनुसार या राज्यपाल महोदय के डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे है शासकीय पत्र का मूल भाग तथ्यों की अधिकता या कमी के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है। वैसे पूरा प्रयास यही होता है कि जितना ज़्यादा छोटा हो उतना ज़्यादा वो बढ़िया माना जाता है, इसीलिए उसको अनुच्छेदों में बांटा जाता है। अनुच्छेद का मतलब आप जो है हिंदी में पैराग्राफ या शुद्ध हिंदी में प्रस्तर समझ लीजिए। अब वहाँ पर जितने पैराग्राफ होंगे उसको 2, 3, 4 लिखा जाएगा, पहला पैराग्राफ का नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आखिरी में जो ख़त्म किया जाता है पत्र, उसमें हमेशा नम्रतापूर्ण भाषा से निर्देश देके किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि यहाँ तो एक तरह का आदेश लिखा है कि प्रस्ताव के अनुसार 90 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो यानी पूरी विनम्र भाषा, यहाँ पर लठमार भाषा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगर निर्देश भी दिया जाता है कि आप ऐसा करना सुनिश्चित करें तो उसमें भी एक गरिमापूर्ण तरीके से बात को लिखा जाता है। कोई ऐसा नहीं आर्डर होता है कि वो जिस व्यक्ति को आर्डर दिया जा रहा है उसको वो जो है ऐसा लगे कि मेरे ऊपर जो है हुक्म चलाया जा रहा है। इस तरह का आर्डर सरकारी सिस्टम में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है,
अब ये बहुधीय लिखा जाता है, फिर पृष्ठांकन संख्या लिखा जाता है, ये सब कहानी हम लोग समझ चुके हैं इस पत्र के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। यदि मूल प्रत पर हस्ताक्षरकर्ता मुख्य सचिव या विशेष सचिव हैं तो पृष्ठांकन पर जो है कौन हस्ताक्षर करता है? पृष्ठांकन पर हमेशा उनका अधीनस्थ अधिकारी हस्ताक्षर करता है, और अधीनस्थ अधिकारी जब हस्ताक्षर करता है तो वहाँ पर आज्ञा से लिखना चाहिए। क्या, कहाँ पर? ये आपने देखा था, यहाँ पर आज्ञा से लिखा हुआ है उप सचिव के लिए, ठीक है। उप सचिव जो हस्ताक्षर करते हैं आज्ञा से लिखा जाता है। परीक्षा में जब आप लिखते हैं तो आप काखा गा लिखिए, आबासा लिखिए, यारा लावा लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन किसी का ओरिजिनल नाम मत लिखिए। मेंस की कॉपी पे ये शुरुआत में ही इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके प्रारूप के बारे में। आपसे पूछा जाता है कि जो है एक लिखित प्रारूप बनाइए या शासनादेश का एक प्रारूप बनाइए। तो आप शासनादेश का प्रारूप किस तरह से बनाएंगे इसको हम जो है देख लेते हैं। प्रारूप बनाने का मतलब होता है कि आपको डॉट डॉट वाला प्रारूप बनाना है, बहुत ज़्यादा जो है उसमें कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे समझा उन्हीं सारी चीज़ों को अप्लाई करते हुए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पत्रांक की। अब जब ब्लैंक प्रारूप बनाना है तो सबसे किनारे हम पत्रांक या पत्र संख्या दोनों शब्द आप लिख सकते हैं, पत्रांक भी लिख सकते हैं, पत्र संख्या भी लिख सकते हैं। उसके बाद डॉट 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 जो है बना देते हैं, ठीक है। कुछ लोग बिंदी वाला डॉट बनाना चाहते हैं, वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पत्रांक के बीचों बीच ना बना के पत्रांक के जो है अंडरलाइन जिस तरह से होती है उस तरह से बनाएंगे तो वो जो है थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। अब इधर डॉट डॉट हो गया, उसके बाद जो है उसकी नीचे लाइन से हम सबसे पहले प्रेषक लाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप अच्छे से समझिए, ये बोल्ड कर देने के बाद मेरा पेन नहीं चलता इसलिए मैं आपको उस पर लिख के नहीं दिखा पा रहा हूँ, थोड़ी सी ये सब चीज़ें समस्याएं होती हैं, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। प्रेषक के बाद कॉमा अनिवार्य है, उसके बाद प्रेषक का नाम। जब आप ब्लैंक प्रारूप बना रहे हैं तो आपको ये बताना होगा ना कि यहाँ पर क्या आया है, तो यहाँ पर क्या आया है? प्रेषक का नाम आया है, ठीक है। तो आप प्रेषक का नाम लिख दीजिए, ठीक है, और उसमें कोई भरने की जरूरत नहीं है। डॉट डॉट लगा के कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगा हुआ है। पदनाम लिख दीजिए, वहीं तक ले जाइए, कॉमा लगा दीजिए। शासकीय पत्र लिख दीजिए, शासकीय पता, सॉरी, अब यहाँ पर उनका पता आ जाएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है। तो वो तो जब पूरा हम लिखेंगे उसमें आएगा, यहाँ पर जो है डॉट 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 फुल स्टॉप आ गया। इसके बाद सेवा में कॉमा लगेगा। प्रेषिती का पदनाम, जिसको भेजा जा रहा है, मैंने कहा था प्रेषिती का नाम नहीं लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक कॉलम कम हो गया, प्रेषिती का नाम जो है नहीं, मतलब एक लाइन कम हो गई, कॉलम तो डायरेक्ट सीधे वालों कहते हैं। प्रेषिती का नाम यहाँ पर नहीं आता है, यानी जिसको पत्र भेजा जाता है उसका नाम नहीं लिखते हैं। अर्थशासकीय पत्र में लिखते हैं, लेकिन शासकीय पत्र में, सरकारी पत्र में नहीं लिखते हैं शासनादेश में। उसके बाद उसका शासकीय पता। अब आप चाहें तो शासकीय पता को 2 लाइन में भी ला सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको अच्छा खूबसूरत बनाना हो, क्योंकि पता वैसे भी कम से कम 2 लाइन में तो लिखा ही जाता है, लेकिन यहाँ पर संकेताक्षरों में हम लिख रहे हैं तो इसलिए हम 1 लाइन में लिख देते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है पदनाम जहाँ लिखा उसके बाद कॉमा लगना चाहिए, उसके बाद पता जहाँ लिखा वहाँ पर फुल स्टॉप लगना चाहिए, ठीक है। अब इसके इधर क्या है? इसके इधर कुछ नहीं है। अब इसके इधर जो है आएगा अनुभाग, सेवा में के नीचे, ठीक। अब अलाइनमेंट को देखे रहिएगा, ठीक है। ये सेवा में, अनुभाग, विषय और प्रेषक, ये एक अलाइनमेंट में है, ठीक है। तो अलाइनमेंट का ध्यान रखिएगा। अनुभाग के नीचे, अनुभाग के ठीक अपोजिट जो है आपको स्थान दिनांक लिखना है, ठीक है। स्थान कॉमा दिनांक डॉट डॉट, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए जो दिखाती है कि ये रिक्त स्थान हमने छोड़ा है, किसके लिए? दिनांक के लिए। इसके बाद आ गया पत्र की शुरुआत, सॉरी विषय आ गया। विषय में भी हमने 2 जो है बिंदु लगा दिए, डॉट डॉट करके ले जाके आखिरी में हमने फुल स्टॉप लगा दी। अब आप चाहें तो पत्र को और खूबसूरत बनाना हो तो विषय के लिए 2 ब्लैंक लाइन बना दीजिए, ठीक है। वैसे ही इतना समय मिलता नहीं एग्जाम में, और थोड़ा सा ये भी डर रहता है कि जो है लाइनें गड़बड़ ना हो जाए, है ना। तो काटा पीटी से अच्छा है कि जितना आराम से हो जाए उतना ही करना चाहिए। इसके बाद विषय के ठीक नीचे अनुभाग विषय की सीध में ही महोदय लिखा जाएगा। महोदय के बाद क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। फिर उसके बाद आप बिल्कुल जो टिपिकल तरीका है, उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि,
इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। उपर्युक्त विषय मतलब जो ऊपर विषय हमने लिखा है, विषय तो कोई नहीं लिखा है यहाँ पर हमने, क्योंकि लिखना ही नहीं है, क्योंकि प्रारूप है ये। उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। तो ये शुरुआत की ये लाइन दिखाती है कि हम शासनादेश की ही शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा। नहीं तो हम ये इसको भी डॉट डॉट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम ये झलक दिखा दें कि हम शासनादेश बना रहे हैं, ठीक है। आप इधर की लाइनों को ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये यहाँ बिल्कुल सीध में होने चाहिए। निर्देश हुआ है, ये वाली लाइन यहाँ तक आई, उसके बाद उसके नीचे एक लाइन हमने और बनाई, उसके बाद फुल स्टॉप दिखा दिया। फिर हमने पैरा 2 शुरू किया। अब इधर देखिए पैरा 2 आ जाइए, ठीक है। पैरा 2 महोदय की सीध में आएगा, पैरा 3 नंबर भी सीध में आएगा। उसके बाद डैश लगा देंगे, लेकिन जस्ट जहाँ पे 2 लिखा है डैश लगा के वहाँ से लिखना शुरू नहीं करेंगे। लिखेंगे कहाँ से? उपर्युक्त की सीध में, यानी लगभग एक शब्द की जगह हमने यहाँ पर छोड़ दी, वहाँ से हम इसको लिखना शुरू करेंगे। और पहली लाइन ले गए, उसके बाद दूसरी लाइन लाए, वहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप ये दर्शाता है कि यहाँ पर दूसरा पैरा ख़त्म हो गया। अब आ जाइए तीसरे पैरा पे, ठीक है। पैरा आप कितने भी बना सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो, 2 से 3 पैरा जो है एग्ज़ाम में बना देंगे तो ठीक रहेगा। तीसरा आपने लिखा, यहाँ पर फिर देखिए उपर्युक्त की सीध में ही लाना है, यानी महोदय जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके सीध में यहाँ पर लाना है, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। 3 डैश यहाँ पर एक छोड़ के शुरू करना है, और पहली लाइन आप लास्ट तक ले गए, वहाँ तक जहाँ तक सीध है। दूसरी लाइन जो है 3 पैराग्राफ की 3 की लाइन फुल स्टॉप लगा लिया। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पर फुल स्टॉप है। अब आपके दिमाग में भी आ सकता है कि हम आखिरी में ही फुल स्टॉप क्यों कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ठीक है। पेन यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पैरा जो है आखिरी शब्द जो है बिल्कुल मार्जिन तक ही जाए, है ना। मैटर कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ भ्रांतियाँ। अब यहाँ पर संलग्नक यथोक्त लिख दिया। 2 शब्द होते हैं, एक यथोक्त होता है, एक यथोपरि होता है। अब जरा सा इसको मैग्नीफायर को हटाएं। एक शब्द होता है यथोक्त, जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ठीक है, यथोक्त हो गया। एक होता है यथोपरि। ये संलग्नक क्या है? संलग्नक का मतलब ये है कि इस पत्र में हमने कुछ ऐसा जिक्र किया है कि हम किसी और पत्र की कॉपी लगाकर साथ में भेज रहे हैं, मतलब हम इसमें कुछ अटैच कर रहे हैं, तो इसको अटैचमेंट कहते हैं, साथ में कि हम कुछ संलग्न कर रहे हैं। तो क्या संलग्न कर रहे हैं, उसके लिए लिखा यथोक्त। यथोक्त मतलब जैसा हमने ऊपर उक्त किया है, जैसा हमने पत्र में बताया है। तो आप 2 में से एक शब्द चुन लीजिए, चाहे यथोक्त लिखिए चाहे यथोपरि। यथोपरि का मतलब जैसा हमने ऊपर वर्णन किया है, ठीक है। दोनों ही संस्कृत के शब्द हैं, तो एक शब्द आप कोई भी इसमें चुन लीजिए। अब इसके बाद जो है आपको अगला क्या सावधानी रखनी है, फिर हम जो है मैग्नीफायर ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये चीज़ समझ गए तो आप कभी भी जो है दिक्कत में नहीं। अब यहाँ पर देखिए आपका तीसरा पैरा ख़त्म हुआ, ठीक है। देख लीजिए, बिल्कुल आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं। तीसरा पैरा आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। अब फिर आते हैं तीसरा पैरा जब ख़त्म हुआ, इधर संलग्नक हमने लिखा, 3 की अलाइनमेंट में संलग्नक आना चाहिए सीध में, और संलग्नक के जस्ट अपोजिट जो है आपका भौदी आना चाहिए। भौदी में कॉमा लगा, उसके नीचे हस्ताक्षर लिखा गया। हस्ताक्षर को एक तरह से और लिखा जाता है, आप केवल हा लिख के आगे 0 बना दीजिए तो वो संकेताक्षर हो गया कि वो हस्ताक्षर है। फिर अधिकारी का नाम लिखा, यहाँ पर वही नाम लिखा जाएगा जो प्रेषक का नाम होना चाहिए था, ठीक है। हमने ऊपर काखागा नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर भी आप चाहें तो काखागा की जगह डॉट 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 लगा सकते हैं, ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, लेकिन हमने लिख दिया, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काखागा लिख दिया, ब्रैकेट में हमेशा हस्ताक्षर के बाद नाम बंद होना चाहिए, भवदी के बाद कामा लगना चाहिए। पदनाम के आगे यहाँ पदनाम लिख के 2-3 डॉट लगा के फुल स्टॉप लगा दिया। इससे पता चल गया कि यहाँ पदनाम लिखा जाएगा, और पदनाम जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर फुल स्टॉप मस्ट लगता है। अब जब जो पदनाम की लाइन है, उस लाइन के सीध में फिर इधर कुछ नहीं आना चाहिए, उसके नीचे अगली लाइन में आपका ये पृष्ठांकन आएगा, जहाँ पर सीधा सीधा लिखा जाता है संख्या।
आप इसको पृष्ठांकन संख्या भी लिख सकते हैं, बोला तो पृष्ठांकन ही जाता है लेकिन लिखा संख्या जाता है, ठीक है। संख्या डॉट डॉट डॉट, कोई ज़रूरत नहीं भरने की क्योंकि आप जो है ब्लैंक प्रारूप बना रहे हैं। तद दिनांक का मतलब वही दिनांक जो हमने पत्र में ऊपर लिखा है, तो आपको दोबारा दिनांक डालने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर लिख दिया प्रतिलिपि डैश निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अब यहाँ पर आप लोग गलती क्या करते हैं, इसी के ठीक सामने जो है आज्ञा से ले आते हैं। देखिए इसके ठीक सामने कुछ नहीं है कुछ नहीं है, ब्लैंक है। आज्ञा से कहां पर आएगा, जहां पे प्रतिलिपि की आखिरी लाइन खत्म हो रही है वहां से आज्ञा से शुरू होगा। एक एक बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। अब प्रतिलिपि हमको करनी है, हमने 1 2 3 4, आप कितने भी कर सकते हैं, आप 2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि ज़्यादा स्पेस हमारे पास नहीं है तो आप 2 ही कर लीजिए, 1 2 कर लिया, ठीक है, कर लिया। आप देखिए जहां पर चौथी लाइन प्रतिलिपि हमने 4 की है ना, चौथी का फुल स्टॉप लग रहा है, उसके नीचे जाके आज्ञा से आया। कहाँ आया, उसके नीचे आया। इसके पैरेलल आपको नहीं लिखना, बहुत लोग पैरेलल लिखते हैं, नंबर कट जाते हैं। जहाँ पर प्रतिलिपि की आखिरी लाइन खत्म हो रही है उसके नीचे से आज्ञा से आएगा। आज्ञा से आपने लिखा, हस्ताक्षर लिखा, ब्रैकेट में अधिकारी का नाम लिखा जो नीचे साइन करेगा, और नीचे का साइन का नाम अलग कर देना चाहिए जिससे पता चल जाए कि ऊपर वाला जो है अधिकारी सीनियर है, नीचे वाला जो है साइन करने वाला उसका कोई सचिव या उप सचिव या जो है कोई और डिप्टी जो है अनुभाग अधिकारी इत्यादि है। नीचे पदनाम के बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। इस तरह से आपका ये पूरा पत्र यहाँ पर समाप्त हो गया, ठीक है। अब ये आपने जो है जो चीज़ें देखी, अब मैं थोड़ी सी चीज़ें इसमें आपको और जो है समझा दूँ। इधर से प्रेषक सेवा में अनुभाग विषय महोदय 2 3 संलग्नक संख्या प्रतिलिपि 1 2 3 4, ये सब एक सीध में होना चाहिए। और ये सीध यहाँ पर जो कॉपी पे मार्जिन होती है उससे होनी चाहिए। हो सकता है मेरी लाइन सीधी ना बने लेकिन आपको सीधी लाइन यहाँ पर रखनी है, ठीक है। इसके बाद प्रेषक का नाम, पदनाम, शासकीय पता, प्रेषती का पदनाम, शासकीय पता और उपर्युक्त, ये तीनों एक सीध में होने चाहिए। और उसके नीचे जहाँ जहाँ भी पैरा शुरू हो रहा है ये सब एक सीध में होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा लाइन खींचने में मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये जो है आपका सीध में होना चाहिए। ये थोड़ा सा टाइपिंग में भी है, वैसे अगर अच्छे से टाइप किया जाए तो उपर्युक्त जो है इसके सीध में आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, भौदीय और आज्ञा से ये बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। और इस तरह से सीध में होनी चाहिए कि हम बीच में एक लाइन खींच दें तो आधा इधर आधा इधर, ठीक है। ये ना हो कि भौदी इधर आ रहा, आज्ञा से इधर आ रहा, या आज्ञा से उधर आ रहा भौदी, बिल्कुल बीचों बीच से हम लाइन खींचेंगे तो एक दूसरे की बिल्कुल सीध में आनी चाहिए। अब इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक जो है जब फॉर्मेट बनाएं तो आप जो है, आपके सभी के पास स्केल तो होती ही है, ट्रांसपेरेंट स्केल रख के एक हल्की सी लाइन जो है बना दें, किससे, पेंसिल से। बाद में उसको आप जो है जब लिखने के बाद मिटा देंगे तो आपका जो है ये फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। इधर जो है सारी लाइनें बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, कोई भी बाहर अंदर भागती हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पर ये 4 यानी प्रतिलिपि का जो अंतिम जो है प्रतिलिपि वाले अधिकारी का नाम पता खत्म होगा उसके नीचे ही आज्ञा से आना चाहिए, आज्ञा से यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है। कॉपी जब मैं चेक करूँगा तो मुझे ये बिल्कुल भी गलती जो है दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो प्रतिलिपि संख्या है यानी पृष्ठांकन संख्या, इसकी सीध से ऊपर ही ये पदनाम और ये हौदी हस्ताक्षर आने चाहिए, ठीक है। हाँ, संलग्नक के जो है ये आमने सामने आ सकता है, इससे कोई समस्या नहीं है। संलग्नक और भौदी आमने सामने आ सकता है। तो इस फॉर्मेट को अगर आपने समझ लिया है तो ये समझ लीजिए कि आपको 8 में से 7 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई इतनी बारीकी से जो है आप शायद ही कभी इसके बारे में जान पाएंगे। अब हम जो है कुछ उदाहरण ले लेते हैं वास्तविक वाले, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं क्योंकि हमने पीछे भी देखा है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। चलिए पहले मैं आपको मैग्नीफाई करके दिखा दूँ।
जिससे आपको संतुष्टि हो जाए कि जो कुछ बातें पीछे हुई हैं उसका पालन इस फॉर्मेट में हुआ है। ठीक है, चलिए शासनादेश है तो सबसे ऊपर जो है सबसे किनारे क्या आ गया, पत्र संख्या आ गई। ये पूरा एक उदाहरण है, इसलिए आप कोई भी काल्पनिक पत्र संख्या लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। कोई आपके पास बाध्यता नहीं है कि आपको 2022 लिखना है, 23 लिखना है, बटे 98 लिखना है, बटे 97 लिखना है। जो मन आए आपका लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद प्रेषक और सेवा में, ये ओरिजिनल उदाहरण है, मतलब शासनादेश को टाइप किया गया है। ठीक है, प्रेषक काखागा हो गया। ठीक है, नाम लिख दिया हमने अधिकारी का काल्पनिक। ठीक है, पदनाम लिख दिया, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद कॉमा, नाम के बाद कॉमा, उत्तर प्रदेश शासन फुल स्टॉप। सेवा में कॉमा, जो है इसका अधिकारी का नाम यहाँ आएगा नहीं, केवल पदनाम आएगा प्रेस्ती का, होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश कॉमा लखनऊ फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद नीचे अनुभाग आ गया, इधर आपका लखनऊ दिनांक 21 जुलाई 2023 आ गया। अब कुछ लोग जो है क्वेरी करते हैं सर जुलाई के बाद जो है फुल कॉमा लगाना है। देखिए, लगाना हो लगाइए, ना लगाना हो मत लगाइए। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ शासनादेश में आप देखेंगे कि जो माह होता है उसके बाद कॉमा लगता है, फिर जो है ईयर लिखा जाता है, लेकिन कुछ में आप देखेंगे कि 21 जुलाई 2023 लिखा है, कोई कॉमा बीच में नहीं लगता है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद विषय आ गया। अब विषय इसमें थोड़ा सा बड़ा है, तो विषय जो है कितने, 2 लाइन में आ गया। ठीक है, उसके बाद महोदय से शुरुआत हो गई। उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 100 एंड 100 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ठीक है, कृपा करें शब्द नहीं लिखा जाता है, कुछ लोग लिखते हैं कृपा करें। कृपा क्यों करें भाई, आप भी सरकारी अधिकारी हैं, हम भी सरकारी अधिकारी हैं, आपको भी सरकार तनख्वाह दे रही है, हमको भी तनख्वाह दे रही है। तो सरकारी सिस्टम में कोई किसी पर कृपा नहीं करता है। बस ये है कि हमसे सीनियर हैं तो हम ही कह देते हैं कि सरकार आप कष्ट कर लो तो यहाँ पर लिखा जाता है कि कष्ट करें, कृपा करें शब्द ना लिखें। तो ये जो है अनौपचारिक हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई प्रार्थना पत्र लिख रहा है तो उसमें कृपा उपा लिख दो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सरकारी सिस्टम में कष्ट करें लिखा जाता है। ठीक है, फिर आपने जो है दूसरा पैरा शुरू करना है। पहले पैरा में 1 नहीं पढ़ा था, दूसरे में पढ़ा। उसके बाद आपने थोड़ा सा गैप दिया, उपर्युक्त की सीध मिलाई, यहाँ से जो है लिखना शुरू किया। ठीक है, 3-4 लाइन जो लिखना लिखा, आपने जो है अंत में फुल स्टॉप लगा दिया। 2 ही पैरा में आपका पत्र पूरा हो गया। संलग्नक इसमें नहीं है तो संलग्नक नहीं लिखना है, कोई ज़रूरत नहीं है कि संलग्नक लिखा ही जाए। यहाँ भवदीय करके आपने लिख दिया जैसे पितृपत्र में था। उसके बाद आपने पृष्ठांकन कर दिया इसका, यानी कि संख्या लिख दी, तब दिनांक लिख दिया। ठीक है, दिनांक क्योंकि सेम है पत्र का। प्रतिलिपि कर दी, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उसके बाद जो है क्रम से हमने सीनियरिटी में ये लिख दिया, और उसके बाद जो है आज्ञा से लिख दिया, हस्ताक्षर आभासा ब्रैकेट में, हमेशा नाम ब्रैकेट में ही रहेगा, सचिव, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये जो है हो गया। अब इसमें जो है ये एक उदाहरण हो गया। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए सेम वही अलाइनमेंट जो होना चाहिए, सारा अलाइनमेंट का पालन हुआ है पत्र में, भवदीय और आज्ञा से बिल्कुल एक सीध में है। ठीक है, ये इसके नीचे गया आज्ञा से, ये इसके ऊपर गया है। ठीक है, कहीं ओवरलैपिंग नहीं है, कोई एक दूसरे के सामने नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको यहाँ पर जानना जरूरी है कि सचिवालय में जो है पदों की हायरार्की के संबंध में जो है थोड़ा सा होता है कि क्या क्या होता है। जैसे सबसे बड़े कौन होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं। ठीक है, मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। मुख्य सचिव जो होता है सबसे बड़ा जो है प्रशासनिक अधिकारी होता है भारत उत्तर प्रदेश सरकार का। मुख्य सचिव के नीचे जो है अपर मुख्य सचिव होते हैं कई सारे। ठीक है, मुख्य सचिव तो एक ही होता है पूरे प्रदेश का, अपर मुख्य सचिव कई सारे होते हैं। इसके नीचे जो है प्रमुख सचिव होते हैं, कहीं कहीं प्रमुख सचिव इसके समकक्ष भी होते हैं। ठीक है, होते सब IAS ही हैं। इसके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी जिसे आप कहते हैं, संयुक्त सचिव होते हैं। विशेष सचिव होते हैं। फिर सचिव होते हैं।
सचिव के नीचे उप सचिव होते हैं। उप सचिव के नीचे अनुभाग अधिकारी होते हैं। जैसे समीक्षा अधिकारी का जो प्रमोशनल पद होता है उसको हम सेक्शन ऑफिसर या अनुभाग अधिकारी कहते हैं। ठीक है, अनुभाग अधिकारी के नीचे समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी के नीचे सहायक समीक्षा अधिकारी। तो ये जो है पूरा सचिवालय में सिस्टम होता है पदों का कि कैसे जो है सहायक समीक्षा अधिकारी से लेके मुख्य सचिव तक जो है एक हायरार्की होती है। आगे बढ़ते हैं। सेम उसी तरह का एक पत्र और है। अब इसको बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस देखिए आप फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो बातें पीछे कही गई हैं वो यहाँ भी उसी तरह का उसका पालन किया गया है। ठीक है, ये क्या है, ये शासनादेश होने के साथ साथ एक परिपत्र भी है। तो आप इसको शासनादेश और परिपत्र दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपसे परिपत्र का उदाहरण आ जाए तो परिपत्र में आप लिख सकते हैं। परिपत्र में जैसे इसमें कहा गया कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से समस्त जिलाधिकारी को भेजा गया है। ठीक है, तो ये परिपत्र हो गया। जहाँ भी समस्त आया, समस्त जिलाधिकारी, समस्त मंडलायुक्त, समस्त मुख्य विकास अधिकारी, ठीक है, तो ये जो है परिपत्र हो जाता है। यानी भेजने वाला एक है, प्राप्त करने वाला एक से ज़्यादा है, तो ऐसी दशा में वो परिपत्र कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सर्कुलर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उदाहरण हमको तैयार भी करने चाहिए जो शासनादेश में भी काम आ जाए और परिपत्र में भी काम आ जाए। अब देखिए यहाँ पर भी सेम तरीके से स्थान दिनांक हो गया, फिर उसके बाद विषय हो गया, उसके बाद आ जाते हैं फिर महोदय से लेके यहाँ पर तीन पैरा में अपनी बात कह दी। इसमें संलग्नक का भी प्रयोग किया गया है, तो यहाँ संलग्नक में यथोक्त लिख दिया है। फिर इधर आते हैं, इधर आपका जो है हस्ताक्षर वाला हो गया। ठीक है, भेजने वाले के हस्ताक्षर हो गए बहुधी करके। उसके बाद प्रतिलिपियाँ हैं, तो प्रतिलिपियाँ यहाँ पर हो गई। ठीक है, यहाँ पर 5 प्रतिलिपियाँ हो गई। अब यहाँ पर देखिए एक नई चीज़ आपको दिखेगी, संलग्नक यथोक्त लिखा है। यानी जो प्रतिलिपियाँ ऊपर इनको भेजी गई है समस्त जिलाधिकारियों को, वो प्रतिलिपि जिनको कॉपी की गई है उनके साथ भी लगाई गई है। मतलब वो पत्र की कॉपी उनके साथ भी अटैचमेंट के रूप में जा रही है, इसलिए यहाँ भी स्पेशली संलग्नक यथोक्त लिखा है। ठीक है, तो कभी ऐसा लिखा दिखे इसलिए ये उदाहरण दिखा रहे हैं, ये मत मानिएगा कि ये पत्र गलत है या ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भेजने वाले प्रमुख सचिव हैं, तो उनके नीचे विशेष सचिव ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, एक रैंक नीचे का अधिकारी मोस्टली जो है 1 रैंक 2 रैंक नीचे का अधिकारी साइन करता है आज्ञा से करके, और जो है कॉमा लगा है और नाम ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब हम जैसे एक प्रश्न मान लीजिए आ जाए आपके पास। ठीक है, इस तरह के प्रश्न कभी पूछे भी गए हैं, अब नहीं पूछे जाते हैं, कि आपको एक दृष्टांत ही दे दिया गया कि ऐसा ऐसा ये आप एक पत्र बनाइए। तो जो है एक हम प्रश्न पर आधारित 2 जो है दृष्टांतों को ले लेते हैं। जैसे प्रश्न 1, मौसम विभाग भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पाकिस्तान सीमा पार से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े टिड्डी दल ने पंजाब और हरियाणा में आक्रमण करके फसलों और वनस्पतियों को काफ़ी क्षति पहुंचाई है। टिड्डी दलों का हमला होता ही है, आप जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान की सीमा और पाकिस्तान की सीमा पार करके जो है ज़्यादातर जो है पंजाब हरियाणा में जो है ये अटैक होता है टिड्डियों का। और आपको ध्यान होगा कोरोना काल में जो है जब टिड्डी दल पूरा मतलब पूरे जो है उत्तर प्रदेश तक में भी आ गया था। ठीक है, तो अब मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ये जो है पंजाब और हरियाणा को क्रॉस करके ये उत्तर प्रदेश की ओर भी बढ़ रहे हैं, और अगले 3 दिनों में पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश की जो है ये पहुंच सकता है। अब इस संदर्भ में आपको एक पत्र लिखना है मुख्य सचिव की तरफ से, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को। और क्या पर्पज है पत्र लिखने का, कि टिड्डी दल के संभावित आक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव के लिए सतर्कता तथा अग्रिम राहत प्रबंधन किए जाने के संबंध में एक शासनादेश का आलेख बनाना है। मतलब पूरी बात आप समझे, टिड्डी दल का आक्रमण होता है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पार करके वो पंजाब और हरियाणा की तरफ आते हैं प्रतिवर्ष। इस बार मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि वो उससे भी आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करके उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी चिंता हुई। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार जो है
के जो मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव, वो चाहते हैं कि सभी जिलाधिकारियों को एक ऐसा पत्र लिख दिया जाए कि वो लोग इस टिड्डी दल के लिए पहले से तैयार रहें, इसके संभावित हमले के लिए पहले से राहत प्रबंधन और बचाव कार्य कर लें। तो इसको हमको शासनादेश के फॉर्मेट में लिखना है। तो हम जो है इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा जो है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इसको आपको भी खुद भी जो है, आपके लिए भी होमवर्क है, इसको आपको भी ड्राफ्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पत्र संख्या डालेंगे, जो हम करते हैं, कोई भी काल्पनिक पत्र संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी डाल दीजिए। उसके बाद प्रेषक, हमको पत्र में ही बताया गया है कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से पत्र भेजना है, किसको, प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को। तो हमने सेवा में लिखा, देखिए यहाँ पर एक गलती, सेवा में के बाद कॉमा छूट गया है, ठीक है। गलती मैं अपनी ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप जो है कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है। सेवा के बाद कॉमा लगना चाहिए था, छूट गया है। समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन, या उत्तर प्रदेश शासन क्यों लिखेंगे, उत्तर प्रदेश लिखेंगे, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी, ठीक है। अब चूंकि ये किससे संबंधित मामला है, कृषि विभाग से संबंधित मामला है, टिड्डी दल का आक्रमण हो रहा है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो अपर मुख्य सचिव हैं वो कृषि विभाग के हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग इसमें अपना लगाना पड़ेगा। तो हमने कृषि का एक अनुभाग लिख दिया, कोई भी सोच के, आप 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, हमने लिख दिया कृषि अनुभाग 7, ठीक है। इधर हमने एक काल्पनिक जो है पत्र डाल दिया। अब उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में, तो लखनऊ तो लिखा ही जाएगा, दिनांक हमने डाल दिया 3 अक्टूबर 2020, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विषय क्या लिखा जाएगा, राज्य में टिड्डी दल के संभावित आक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव के लिए सतर्कता तथा अग्रिम राहत प्रबंधन किए जाने के संबंध में जिलाधिकारियों को हमने ये जो है सचेत करने के लिए लिख दिया। इसके बाद अब हम महोदय से शुरुआत करेंगे। महोदय से क्या लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो ऊपर विषय है उसका हवाला दे देंगे, जैसे जो हम हमेशा शासनादेश में करते हैं, उपर्युक्त विषयक। उपर्युक्त विषयक कृपया इस पत्र के साथ संलग्न मौसम विभाग भारत सरकार के पत्र दिनांक सो एंड सो, कोई भी पत्र आप लिख दीजिए, क्या संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। यानी जो मौसम विभाग ने चेतावनी वाला पत्र भेजा है, भारत सरकार के मौसम विभाग ने, हम वही पत्र ही लगा दे रहे हैं कि आप भी पढ़ के समझ लीजिए कि चेतावनी क्या है, ठीक है। सभी जिलाधिकारी पढ़ लेंगे। भारत सरकार द्वारा पत्र, अब ये पत्र का हम उल्लेख कर रहे हैं कि पत्र में अवगत कराया गया है कि पाकिस्तान सीमा पार से प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी एक बड़े टिड्डी दल ने पंजाब और हरियाणा में आक्रमण करके फसलों एवं वनस्पतियों को काफ़ी क्षति पहुंचाई है, और मौसम विभाग की, अब अगली उसमें आ जाते हैं, चेतावनी के अनुसार अब ये टिड्डी दल उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है तथा अगले 3 दिनों में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमा पार कर प्रदेश में पहुंच सकता है। क्योंकि कोई गारंटी तो है नहीं कि आएगा, उसका रूट बदल सकता है, इसलिए हमने शब्द प्रयोग किया पहुंच सकता है, क्योंकि चेतावनी हमेशा संभावित ही होती है, ठीक है। अब ये एक बात तो खत्म हो गई कि मौसम विभाग ने हमको ऐसा ऐसा बताया है, ठीक है। दूसरे में अब हमको सीधा निर्देश देना कि जिलाधिकारी लोग आपको क्या करना है। तो हमने 2 डाला, डैश लगाया, जगह छोड़ी अलाइनमेंट के लिए। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य में टिड्डी दल के संभावित आक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव के लिए सतर्कता तथा अग्रिम राहत प्रबंधन की समस्त कार्रवाई को तत्काल पूर्ण कराते हुए जनपदों की समस्त आकस्मिक सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा जाए। क्यों हाई अलर्ट पर रखा जाए, मान लीजिए उसने बहुत भारी नुकसान कर लिया तो उस समय एम्बुलेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसने फायर ब्रिगेड की भी ज़रूरत पड़ती है। फायर ब्रिगेड क्या करेगा, कुछ ना कुछ छिड़काव करेगा जिससे वो भागेंगे टिड्डी, ठीक है, ये किया जाए। उसके अलावा किसानों तथा जनमानस को भी टिड्डी दल से बचाव के लिए समस्त उपायों और प्रसार का जो है तरीका बताया जाए। जैसे कोरोना काल में आया था ना, तो लोगों को पता चला कि तेज आवाज़ से टिड्डी दल जो है भाग जाता, तो लोगों ने क्या किया, अपने अपने घर की छतों पर जो है बड़े बड़े स्पीकर लगाकर जो है खूब शोर मचाया, या थाली पीटी, या जो है घंटी बजाई, कुछ किया, तो उससे जो है टिड्डी दल भाग गया था जो है। साथ ही किसानों तथा जनमानस को टिड्डी दल से बचाव के समस्त उपायों को प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर कराया जाए, यानी जो है सभी को बताया जाए, उसके लिए प्रचार प्रसार किया जाए कि कैसे बचाव करना है। उपर्युक्त निर्देशक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्रवाई से। अब निर्देश क्या है कि जो निर्देश हमने दिए, क्या निर्देश दिए हैं कि ऐसा ऐसा किया जाए, राहत एवं बचाव के कार्य किए जाएँ, किसानों को सतर्क किया जाए, आपातकालीन सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा जाए।
तो ये सब काम, इन सब कामों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्रवाई से, यानी आपने क्या किया उससे अधोहस्ताक्षरी, अधोहस्ताक्षरी का मतलब जो नीचे हस्ताक्षर कर रहा है, कौन हस्ताक्षर कर रहा है, काखागा अपर मुख्य सचिव, ठीक है। ठीक, अब संलग्नक हमने यथोक्त लिखा, मतलब संलग्नक यहाँ क्या लगेगा, जो भारत सरकार के मौसम विभाग की चेतावनी वाला लेटर है वो संलग्नक हो गया, तो यथोक्त लिख दिया। इसके बाद हम आए नीचे, भौदी करके अपर मुख्य सचिव काखागा के हस्ताक्षर हो गए, ठीक है। सारी चीज़ें वही हैं, अब बार बार उन्हीं चीज़ों को हम दोहराएंगे नहीं, अब आपको मैंने एक बार बता दिया है, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले भाग पर, क्योंकि इसमें आ नहीं पा रहा था तो हमने इसको 2 पन्नों पे तोड़ा है, ठीक है। ये दूसरा पैरा तो हमने पढ़ ही लिया है। अब हम जो है इसके भौदी के बाद जो है आते हैं नीचे पृष्ठांकन पे, हमने फिर संख्या डाल दी, तद दिनांक डाल दिया। उसके बाद प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, जो टिपिकल भाषा है, ठीक है। उसके बाद प्रतिलिपि कर दी। एक तो हम मुख्य सचिव को बताएंगे, मतलब जो प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया अधिकारी हैं उनको बताएंगे, सबसे सीनियर है, सबसे ऊपर नाम आ गया। उसके बाद जितने भी प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, सबको बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि अन्य विभागों के लोगों को अभी इसमें रोल हो, ठीक है। फिर पुलिस महानिदेशक को बताएंगे, क्योंकि अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो पुलिस बल भी होना चाहिए, वो भी अपने स्तर पर तैयारी करके रखेंगे कि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, कोई जनहानि ना हो जाए, तो उनको भी इस बारे में सूचना होनी चाहिए कि टिड्डी दल का आक्रमण होने वाला है। अब नीचे में आज्ञा से डिप्टी सेक्रेटरी के साइन बनवाना दिया हमने, उप सचिव के आभासा लिख दिया, नाम बदल दिया, आज्ञा से करके हो गया। ये हमारा पत्र जो है बन गया, ठीक है। इसके बाद एक पत्र मैं आपको किस में दे रहा हूँ, होमवर्क में। आपको होमवर्क करना है खुद से, ठीक है। जैसे हमने ड्राफ्ट किया है, पत्र क्या है, पहले मैं पूरी बात को समझा दे रहा हूँ जिससे आप इस चीज़ को समझ जाएं कि हमको इसमें करना क्या है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चल रहा है, ठीक है। खरीफ फसल की कटाई का कार्य चल रहा है। खरीफ की फसल में प्रायः किसान फसलों के अवशेष, जिसको हम पराली कहते हैं साधारण भाषा में, वो खेत में ही या तो जला देते हैं या खेत में ही छोड़ देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। सरकारी किसान उपज केंद्रों पर राज्य सरकार द्वारा पराली को खरीदा, आपने सुना होगा ना कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा उस साइड जो है पराली जलाने की वजह से पूरे दिल्ली में जो है जाड़ों में भयंकर प्रदूषण हो जाता है। तो अब सरकार ने क्या किया, पराली को खरीदा जाता है। पराली से क्या होता है, बायोफ्यूल के रूप में जो है उससे काम लिया जा सकता है। तो राज्य सरकार ने भी प्रबंध कर रखा है कि पराली को हम खरीद लेंगे किसानों से, और उसके बदले सरकार जो है किसानों को पैसा देगी। उससे क्या होगा, किसान जो है पराली को जलाएंगे। जब उनको पता है कि हम अपनी पराली को बेचकर जो है 1000-1500 कमा सकते हैं, तो हम क्यों जलाएंगे उसको, और जब जलाएंगे नहीं तो वायु प्रदूषण नहीं होगा। तो हमको होमवर्क क्या करना है, आपको अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की ओर से उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए एक पत्र का आलेख तैयार करना है। कौन सा आलेख, शासनादेश के रूप में, जिसमें समस्त जिलाधिकारियों को ये निर्देश हो कि वो सुनिश्चित करें कि कहीं भी किसान खेत में पराली ना जलाएं तथा सरकारी खरीद केंद्रों पर पराली का क्रय सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। तो ये आप इसमें मुख्य बातें समझ लीजिए। प्रेषक कौन है, प्रेषक हैं इसमें अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। किसको भेजा जाना है, यानी प्रेषित कौन है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को भेजा जाना है। विषय क्या है कि खेतों में पराली ना जलाए जाने के संबंध में, ठीक है, या पराली का प्रबंधन करने के संबंध में, कुछ भी आप शॉर्ट में विषय लिख सकते हैं। निर्देश क्या देना है, पहली चीज़ तो पत्र के पहले पैरा में आप ये अवगत कराइए कि राज्य सरकार ने ये नीति, सबसे पहले ये बताइए, ये जो यहाँ लिखा है कि वर्तमान में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चल रहा है। प्रायः किसान अपने खेतों में फसल काटने के बाद पराली को इकट्ठा करके जला देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अतः सरकार ने एक व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था की है कि पराली को सरकारी उपज केंद्रों पर खरीदा जाएगा और किसानों को उसके बदले कुछ ना कुछ धनराशि दी जाएगी, जिससे किसान पराली को खेत में ना जलाएं। तो अतः अब निर्देश क्या देना है कि समस्त जिलाधिकारियों को ये निर्देश आपको देना है कि वे ये सुनिश्चित करें कि कोई भी किसान खेत में पराली ना जलाए, वो अपनी पराली को या फसल अवशेष को निर्धारित जो है जो क्रय केंद्र सरकार ने बनाए हैं वहाँ ले जाकर बेचकर उनसे धनराशि कमाए, जिससे पर्यावरण
की सुरक्षा हो सके। ये पत्र आपको बनाना है, ठीक है। और इसकी एक झलक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से जो है ये पत्र मैंने यहाँ पर इसका बनाया है, इस तरह से जो है किया जाएगा, तो आप भी इसको बना सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से शासनादेश के लेक्चर में जितना आवश्यक था वो सब मैंने आज आपसे डिस्कस कर लिया है। आप भी अब देखिए इसमें आपको करना क्या है। करना ये है कि शासनादेश की परिभाषा तैयार करनी है, 5 विशेषताएं या 7 विशेषताएं या और ज़्यादा तो 8-9 विशेषताएं आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक ब्लैंक प्रारूप जो है, जिसको हम लिखित प्रारूप कहते हैं परीक्षा में या प्रारूप कहते हैं, वो तैयार कर लीजिए। कम से कम 2 उदाहरण तैयार कर लीजिए। जो हमने आखिरी में 2 प्रश्न बताए, चाहे वही उदाहरण तैयार कर लीजिए या कोई भी 2 उदाहरण तैयार कर लीजिए, उनकी बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा, प्रारूप में जो मैंने आपको बहुत बारीकियां बताई हैं, उस प्रारूप में बारीकियों का पालन होना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।